हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर निशा अग्रवाल। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ लर्निंग, अधिगम या सीखना। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको सीखना कहते हैं, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अधिगम कहते हैं, और वैसे इंग्लिश में हम इसको लर्निंग कहते हैं। हम देखते हैं कि लर्निंग एक बहुत ही फैमिलियर वर्ड है हम सब के लिए। हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हर इंसान की एक एज होती है सीखने की, और एक एज में वो दिन प्रतिदिन में बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सीखने की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती, हर एज में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने की जो प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें वो कभी भी रुक नहीं सकता। हर पल, हर परिस्थिति में, या हर घटना से, या हर चीज़ से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सीखने की परिभाषा। सीखना नई प्रतिक्रिया को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। सीखना नई प्रतिक्रिया को प्राप्त करना है। इसका अर्थ ये है कि जो भी रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं, जो भी नई रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं, एक बार उनको देखने के बाद में हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, और हमारी जितनी भी पुराने रिस्पॉन्सेस जो हमारे माइंड में सेटअप होते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसका मतलब जब भी हमारे सामने नई परिस्थितियाँ आती हैं, उन नई परिस्थितियों से हम कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, और जो पुरानी प्रतिक्रियाएं हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती है, पहले से होती है, उन प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है जिसको गरम ठंडा इसका एहसास नहीं होता है। जब उसको कोई गर्म चीज़ के पास जाने से बार बार रोका जाता है, पर वो बच्चा फिर भी उसके पास जाता है। जब एक बार उस बच्चा उस गर्म चीज़ को टच कर लेता है, उसके बाद में वो बच्चा उसके पास नहीं जाता है। इट मीन्स उसने उस चीज़ से स्पर्श करके सीख लिया है कि उसको दोबारा उसके पास नहीं जाना है। तो इस तरह से व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा, कुछ देखने के द्वारा, अलग अलग विधियों के द्वारा व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन भर में सीखता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं अब सीखने का स्वरूप। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। कई बार देखा जाता है कि सिर्फ हम अनुभव से भी नहीं सीखते। सीखते कैसे हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके आधार क्या है, उसी में हम देखते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति सीख रहा है या कोई व्यक्ति की लर्निंग हो रही है? हम उसको देख सकते हैं उसके बिहेवियर के थ्रू। जैसा उसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहेंगे, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा है, कुछ ना कुछ वो वातावरण से, कुछ ना कुछ वो एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर रहा है, वो सीख रहा है, और उसके सीखने के वजह से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे ये टॉपिक नहीं होता है कि कुछ क्या सीख रहा है, पॉजिटिव सीख रहा है, नेगेटिव सीख रहा है, वो बात यहाँ पे नहीं आ रही है। बस उसके व्यवहार में अगर किसी भी तरीका परिवर्तन दिख रहा है, इट मीन्स वो सीख रहा है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के स्वरूप होता है। अब हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन किस वजह से आ रहा है? परिवर्तन अभ्यास से भी आ सकता है, और परिवर्तन अनुभूति से भी आ सकता है, फील से भी आ सकता है, और अनुभव से भी आ सकता है। अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इट मीन्स या तो उसने प्रैक्टिस की है, या तो उसने उस सिचुएशन को फील किया है, या तो इस सिचुएशन का उसने अनुभव किया है। इसके स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। स्थायी परिवर्तन का मतलब, एक बार व्यक्ति अगर किसी चीज़ को सीख लेता है, तो दोबारा उस चीज़ के प्रति वो अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, छोटे बच्चे को अगर रोका जाता है गर्म चीज़ के पास जाने से, वो जब तक जाता रहता है जब तक वो उसको टच नहीं कर लेता। एक बार टच करने के बाद में दोबारा उस व्यवहार को उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें स्थायी परिवर्तन आ गया है कि गर्म चीज़ को कभी भी टच करना नहीं होता है। तो ये तो थे सीखने के स्वरूप। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सारी चीज़ें लर्निंग होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, हर व्यक्ति की
क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसका आईक्यू लेवल एक दूसरे से बहुत अलग होता है, इसलिए उसमें सीखने की कैपेसिटी, सीखने का लेवल भी अलग अलग होता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि सीखने को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है। कई बार हमने ये समस्या देखी गई है कि बच्चा पूरा दिन अगर उसको पढ़ाया जाए, सब कुछ किया जाए, सारी फैसिलिटी दी जाए, तो भी वो प्रॉपर तरीके से ना सीख पाता है, ना वो लिख पाता है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके लर्निंग को, उसके सीखने को प्रभावित करते हैं। आइए हम उसी फैक्टर पे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले आती है प्रेरणा। अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे को प्रेरित किया जाए, प्रॉपर तरीके से बच्चे को मोटिवेट किया जाए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो ज़रूर उसका सीखेगा। अगर उसकी किसी भी लर्निंग के लिए अगर बच्चे को मोटिवेट ना किया जाए या उसके पीछे उसका कोई भी मोटिव ना हो, तो बच्चा या बड़ा कोई भी इंसान कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव नहीं होगा। सेकंड आते हैं हम अधिगम सामग्री का स्वरूप। जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐसा मटेरियल होता है और उस मटेरियल पर डिपेंड करता है लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5th क्लास का बच्चा है और अगर उसको 10th क्लास के लर्निंग मटेरियल्स अगर उसको दिया जाए, तो वो बच्चा उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है। इसलिए अधिगम सामग्री का स्वरूप बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है लर्निंग के लिए। थर्ड आता है अभ्यास। कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो वन टाइम नहीं होती है, जिसको एक बार सीखने के बाद कई बार प्रैक्टिस करनी होती है और वो प्रैक्टिस के आधार पर ही वो बच्चा उस चीज़ को सीख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे साइकिल चलाना। साइकिल चलाना एक बार सीखने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपके व्यवहार में वो हमेशा के लिए आ जाए, उसके लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फिर आता है अधिगम धारक। एक होता है अधिगम देने वाला, अधिगम कराने वाला, और एक होता है अधिगम धारक। अधिगम धारक का मतलब होता है स्टूडेंट या कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिगम ले रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को। तो अधिगम धारक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है वातावरण। हमारे आसपास के वातावरण का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिस तरह का वातावरण होगा उस तरह का लर्निंग हम कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वातावरण पे भी बच्चे पर असर होता है उस वातावरण का, और उसका लर्निंग इफ़ेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वातावरण का भी उस बच्चे पे इफ़ेक्ट देखा जाता है। हम देखते हैं हमारे समाज में जिस तरह से एक डॉक्टर है और डॉक्टर के अगर आने वाली जनरेशन है तो वो भी डॉक्टर ही बनेगी, और जिस तरह से टीचर है, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो घर का वातावरण होता है, जो समाज का वातावरण होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा भी खुद ही उसी चीज़ में ढल जाता है। फिर आता है शारीरिक कारक। जिस तरह से हर चीज़ के लिए मानसिक कारक भी प्रभावित होता है, उसी तरह से शारीरिक कारक भी प्रभावित होता है। कई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं बट आपका शरीर अलाउ नहीं करता है उस चीज़ के लिए, तो हम वो सीख नहीं पाते। और कई चीज़ें आपका शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो चीज़ें आप जल्दी सीख जाते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस होता है। फिर आता है अधिगम और स्नायु तंत्र। अधिगम और स्नायु तंत्र का मतलब होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम का भी इफ़ेक्ट हमारे लर्निंग पर पड़ता है। फिर आता है अधिगम विधि। किस तरह से अधिगम कराया गया है, किस तरीके से बच्चे को सिखाया जा रहा है या किस तरीके से बड़े को सिखाया जा रहा है, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हर टीचर हर स्कूल में पढ़ाता है, हर टीचर हर क्लास में पढ़ाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बट सब टीचर्स के अपने अपने मेथड्स होते हैं। उसी के आधार पर बच्चों को कुछ टीचर्स का पढ़ाया हुआ जल्दी समझ में आता है और कुछ टीचर्स का पढ़ाया हुआ कम समझ में आता है। तो ये फ़र्क होता है। ये तो है हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बेसिकली। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अधिगम की विधियाँ। किन किन विधियों से बच्चा पढ़ता है। अब ये भी इफ़ेक्ट करता है कि बच्चा सारा दिन पढ़ता है, वो बहुत मेहनत करता है, बट फिर भी उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। उसके पीछे क्या वजह है? तो जिस तरह से एक टीचर्स का मेथड होता है पढ़ाने का, उसी तरीके से एक बच्चे का पढ़ने का भी मेथड होता है। कुछ मेथड्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है संकलित तथा वितरित विधि। संकलित तथा वितरित विधि में सबसे पहले संकलित, इकट्ठा पढ़ना या
डिवाइड करके पढ़ना। ये दो तरह के मेथड आते हैं। इकट्ठा पढ़ने का मतलब है, जैसे अगर पेपर में आपके 5 यूनिट है, पांचों यूनिट को आप एक साथ पढ़ रहे हो, वो होता है संकलित विधि। और वितरित विधि में आता है कि आप पांचों यूनिट को अलग अलग यूनिट में अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ रहे हो, वो आता है वितरित विधि। कुछ बच्चे इस विधि का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है पूर्ण तथा अंश विधि। पूर्ण तथा अंश विधि ये बेसिकली संकलित और वितरित विधि का ही एक छोटा रूप है। पूर्ण पढ़ना मतलब एक यूनिट के अंदर पूरी यूनिट एक साथ पढ़ना, और अंश विधि मतलब पूरी यूनिट के भी टुकड़ों को भागों में अंश में बांट कर पढ़ना। इस तरह से ये विधि यूज़ की जाती है। और फिर आता है सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि, एक्टिव और पैसिव मेथड। एक्टिव मेथड में क्या होता है कि व्यक्ति बोलकर, लिखकर इस तरह से पढ़ता है, और निष्क्रिय में सिर्फ आँख के सामने किताब रखकर सिर्फ आँखों के द्वारा वो पढ़ा जाता है, उसको निष्क्रिय विधि कहा जाता है। अब ये इतनी सारी 6 विधियाँ दी है, इसी के आधार पर बच्चा पढ़ता है। कोई लेट कर पढ़ता है, कोई सिर्फ आँखों से पढ़ता है, कोई लिख लिख कर पढ़ता है, कोई बोल बोल कर पढ़ता है, कोई पूरी ही किताब एक साथ पढ़ लेता है, तो कोई चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ता है। पर देखा जाता है कि सबसे अच्छा मेथड अगर स्टूडेंट इसको अपनाए तो सबसे अच्छा मेथड सक्रिय होता है, एक्टिव मेथड होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव मेथड से बच्चा लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है और आँखों से देख भी रहा है। मतलब एक वर्ड का उसको 3 बार रिवाइज हो जाता है, उसके हाथों को उसकी हैबिट हो जाती है, उसके आँखों को उस वर्ड की हैबिट हो जाती है, और प्लस वो जब मुंह से बोल रहा है तो हैबिट होता है। इसका मतलब उसकी एक वर्ड की 3 बार प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए माना जाता है और इसलिए बच्चों को ये सलाह भी दी जाती है कि जो वो मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा वो सक्रिय या एक्टिव मेथड का यूज़ करें। नेक्स्ट आते हैं हम सीखने के प्रकार। सीखने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 3 तरह से हमारी लाइफ में हम सीखते हैं। सबसे पहले आता है गत्यात्मक सीखना। गत्यात्मक सीखना मतलब मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में होता है कि आपकी हाथ पैर की क्रियाओं को यूज़ करके जब हम सीखते हैं उसको गत्यात्मक सीखना कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, या किसी भी तरह से हाथ पैर की क्रियाओं को करके जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो लर्निंग करते हैं, उसको गत्यात्मक सीखना कहते हैं। उसके बाद में वाचिक अथवा शाब्दिक सीखना होता है। वाचिक अथवा शाब्दिक सीखना वो होता है जब हम किसी शब्दों के माध्यम से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्टडी जितनी भी करते हो शब्दों के माध्यम से करते हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो सब में शब्द आते हैं, सारी चीज़ें आती है। तो ये वाचिक या शाब्दिक सीखना होता है जिसमें शब्दों का यूज़ होता है। बुक्स पढ़ना, क्लास अटेंड करना, टीचर्स के लेक्चर सुनना, ये सब शाब्दिक मेथड है, इनसे हम सीखते हैं। और तीसरा आता है समस्या समाधान। लाइफ में हम ऐसी कई चीज़ें होती है जो शब्दों से भी नहीं सीख पाते, मोटर लर्निंग भी नहीं सीख पाते। कई बार हम हमारे सिर्फ अनुभव से सीख पाते। और अनुभव कब आते हैं? जब हम समस्यात्मक परिस्थिति में अपने आप को डालकर उस समस्यात्मक परिस्थिति से अपने आप को उसका समाधान करके जब बाहर निकल जाते हैं तो उससे भी हम कुछ सीखते हैं। एक बार समस्यात्मक परिस्थिति में जाने के बाद में व्यक्ति जब अपनी सूझबूझ से उसका समाधान ढूंढ लेता है तो दूसरी बार वो समस्यात्मक परिस्थिति उसके लिए समस्या नहीं होती है, क्योंकि उसने उस समस्यात्मक परिस्थिति को सीख लिया है, उसका समाधान उसने सीख लिया है। इस तरह से ये तो थी सीखने के प्रकार। अब आते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी सीखने को बहुत प्रभावित करने वाले कारक है। पहले भी हमने सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को देखा था जो कि बहुत बेसिक था। अभी जो सीखने वाले प्रभावित करने वाले कारक हैं वो थोड़े डिटेल में है, जिसमें फर्स्ट आता है विद्यार्थियों से संबंधित कारक, सेकंड आता है अध्यापक से संबंधित कारक, थर्ड आता है विषय वस्तु से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक और अनुदेशन से संबंधित कारक। इस तरह से ये फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है विद्यार्थी से संबंधित कारक। अगर हम विद्यार्थी को कोई चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे कई बार होता है कि बच्चा एक ही चीज़ पढ़ पढ़ के सेम रूटीन से बोर हो जाता है, तो उसकी वो सीखने की इच्छा नहीं रहती। और जब बच्चा खुद से ही अगर किसी चीज़ के लिए रेडी ना हो तो वो बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा। इसलिए इसमें सबसे पहले आता है सीखने की इच्छा। व्यक्ति कितना तत्पर है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जितना तत्पर होगा, जितना उसके अंदर रेडीनेस होगी किसी भी चीज़ को सीखने की, उतने जल्दी वो सीख पाएगा। अगर
कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी ही नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। फिर आता है शैक्षिक योग्यता बुद्धि। जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे की इच्छा भी है, बट अगर उसके अंदर वो आईक्यू लेवल या वो योग्यता ही नहीं है सीखने की, तो वो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। जैसे सारे बच्चों में योग्यताएं अलग अलग होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है। तो बच्चे का अगर लेवल ही नहीं होगा, उसके अंदर अगर वो योग्यता ही नहीं होगी सीखने की, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। थर्ड आता है संवेगात्मक स्थिति। अब संवेगात्मक स्थिति से ये तात्पर्य है कि कई बार हो सकता है बच्चे की संवेगात्मक स्थिति सही ना हो, बच्चा किसी से लड़ाई करके आया हो या बच्चे को किसी चीज़ के लिए कुछ डांट पड़ी हो, उस समय उसकी संवेगात्मक स्थिति ठीक नहीं होती है, और उस कंडीशन में अगर आप कहें कि आप बच्चा कुछ सीखे तो वो उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके संवेगात्मक स्थिति को पहचाना जाए या उसकी संवेगात्मक स्थिति नॉर्मल हो। फिर आता है शारीरिक स्वास्थ्य। हम सब जानते हैं जब हम शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते या शारीरिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होता है, तब हम कोई चीज़ सीखने में असक्षम रहते हैं। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य। जिस तरह से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए शारीरिक स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी तरह से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मानसिक स्वस्थ होना आवश्यक है। अब मानसिक स्वस्थ का होना आवश्यक मतलब किसी भी तरह का क्रोध, किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आपके माइंड में होगा या किसी भी तरह की परेशानी अगर आपके माइंड में होगी, तो आप कोई भी नई चीज़ या कोई भी चीज़ सीखने में असमर्थ होंगे। फिर आता है परिपक्वता। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पर्टिकुलर उस चीज़ से रिलेटेड उतनी परिपक्वता उसके अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए अगर 10th क्लास का बच्चा है और 10th क्लास के बच्चे को अगर पीएचडी की रिसर्च करवाई जाए या पीएचडी के टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, तो वो बच्चे को सीखने में वक्त तो लगेगा ही और उसको समझने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। उसी तरह से फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर आप 6-7 क्लास का अगर मटेरियल दें तो वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी परिपक्वता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी कई चीज़ लर्निंग सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि विद्यार्थी नहीं पढ़ना चाहता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि विद्यार्थी को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बाधा डालते हैं, या यही फैक्टर्स होते हैं जो विद्यार्थी को सीखने के लिए आगे पहुंचाते हैं या उनको सिखाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अध्यापक से संबंधित कार्य। अब अध्यापक से ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपेंड करता है कोई भी चीज़ की लर्निंग सीखना सिर्फ डिपेंड विद्यार्थी पर नहीं करता है, कौन सिखा रहा है, किस मेथड से सिखा रहा है, वो भी मायने रखता है। जिस तरह से एक विद्यार्थी का प्रभाव पड़ता है सीखने पे, उसी तरह से एक अध्यापक का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है विषय का ज्ञान। अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर अध्यापक को विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉपर लर्निंग नहीं करा पाएगा। कहीं ना कहीं अधूरे ज्ञान के वजह से उसका स्टूडेंट या उसके स्टूडेंट की लर्निंग प्रभावित होगी। फिर आता है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अध्यापक के व्यवहार के वजह से ही बच्चे के अंदर या तो बहुत ज़्यादा सीखने की इच्छा जागृत होगी, या उसको सीखने की इच्छा जागृत होने के बावजूद भी बच्चा उस चीज़ को सीखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अध्यापक का व्यवहार सही नहीं है। तो अध्यापक के व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है लर्निंग के लिए। फिर आता है शिक्षण विधि। अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टीचिंग मेथड के द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है। जैसे हर लेवल के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर पढ़ा रहे तो वो तरीका अलग होगा, और एक ग्रेजुएशन वाले या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे को अगर पढ़ाते तो उनके तरीके अलग अलग होंगे, उनके मेथड अलग अलग होंगे। टीचर्स को बच्चे के लेवल पर जाकर अपने मेथड्स को चेंज करना चाहिए। अगर टीचर का सिर्फ एक ही मेथड होगा और वो मेथड हर बच्चे के हर एज ग्रुप पे अगर लागू करेंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। उसी तरह से आता है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अध्यापक जब अपने क्लास में जाते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उनको मानसिक रूप से कोई परेशानी है, मानसिक रूप से कोई तनाव है, तो वो कभी भी एक अच्छे
लर्निंग पॉइंट को नहीं बता पाएंगे और ना ही बच्चे उनसे कुछ सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो वो ना लर्निंग कर पाता है, ना लर्निंग करवा पाता है। फिर आता है सिखाने की इच्छा, सीखने की या सिखाने की इच्छा। अगर अध्यापक में खुद में बहुत सीखने की इच्छा होगी तो जितनी उसके अंदर सीखने की इच्छा होगी उतना नॉलेज अध्यापक में होगा और वो उतना ही नॉलेज अपने स्टूडेंट को दे पाएगा। इसलिए ये भी बहुत मायने रखता है कि अध्यापक की खुद की सीखने की इच्छा होनी चाहिए और इसी के साथ साथ सिखाने की भी इच्छा होनी चाहिए। तो हमारा कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस जो है, लर्निंग मेथड्स जो है, वो अध्यापक पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु से संबंधित कार्य। विषय वस्तु से संबंधित कार्य में आता है कि क्या कौन सी विषय वस्तु आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से विषय वस्तु आप ले रहे हैं। सबसे पहला है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति के अंदर आता है जो कंटेंट, जो पढ़ने के लिए मटेरियल आप ले रहे हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कई स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाता है और किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। किसी में उसका इंटरेस्ट होता है और किसी में नहीं होता है। ये एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। और जैसी विषय वस्तु होगा, जैसे कई बार विषय वस्तु बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली होती है, कई विषय वस्तु सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होती है, कई विषय वस्तु हमारे जीवन के से संबंधित एग्जाम्पल के साथ होती है। तो ये अलग अलग विषय वस्तु का प्रभाव लर्निंग पर अलग अलग पड़ता है। उसी तरह से जीवन से संबंधित उदाहरण, ऐसे भी विषय वस्तु अगर हमारे सामने हो जिसमें हमारे जीवन से संबंधित कई उदाहरण दिए गए हो तो उसको पढ़ना, उसको सीखना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रैक्टिकली नज़र आ जाता है और उसका हम एनालिसिस कर पाते हैं। फिर आता है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का मतलब होता है हमारी कई चीज़ें हमने जो पहले से सीखी हुई है, कई एक्सपीरियंस पहले से किए हुए हैं और वही चीज़ें आप जब सामने आती है तो हमारा माइंड उसको अपने आप कनेक्ट कर जाता है। और जब माइंड उस विषय वस्तु को कनेक्ट कर जाता है तो हमें उसको समझने में, सीखने में आसानी होती है। उसी प्रकार है विभिन्न विषयों में कठिनाई है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है पर उसी जगह मैथ्स और साइंस में उनको बहुत कठिनाई आती है क्योंकि मैथ्स और साइंस का स्किल उतना उनके अंदर नहीं है, ना उनके अंदर इंटरेस्ट है। और मैथ्स और साइंस का विषय वस्तु भी बहुत अलग होता है। इसलिए विभिन्न विषयों की अलग अलग कठिनाई होती है, अलग अलग बच्चे पे, अलग अलग इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो विषय वस्तु भी हमारे सीखने को बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद आता है वातावरण से संबंधित कारक। इसमें सबसे पहले आता है भौतिक वातावरण। जिस तरह से आपका भौतिक वातावरण होगा, जिस तरह से आपकी भौतिक दशा होगी, उसका प्रभाव भी आपके सीखने पे पड़ेगा। फिर आता है पारिवारिक वातावरण। जैसे आपका घर का वातावरण होगा, अगर घर का वातावरण बहुत तनावपूर्ण रहा, बहुत लड़ाई झगड़े वाला रहा, या घर में बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, तो उस घर के बच्चे के अंदर लर्निंग की जो कैपेसिटी है, लर्निंग की वो जो क्षमता है, वो बहुत कम नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जूझ रहा होता है। इसलिए फिर आता है सामाजिक वातावरण। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। समाज अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, पूरा समाज अगर बहुत आगे तक जा रहा होगा, पूरे समाज का अगर विकास हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उस समाज में रहने वाले व्यक्ति का भी, उस समाज में रहने वाले बच्चे का भी विकास होता है। फिर आता है संवेगात्मक वातावरण। संवेगात्मक वातावरण वही चीज़ है कि एक बच्चे को जितना स्नेह चाहिए उतना ही उसको डिसिप्लिन में भी रखना चाहिए, जितना उसको प्यार चाहिए उतना उसको भावनाओं को भी स्थिरता होनी चाहिए। जिस तरह से एक घर का वातावरण अगर अच्छा होगा तो बच्चे का मानसिक विकास भी होगा और उसकी सीखने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। उसी तरह से उचित सामग्री सुविधा। ऐसे देखा गया है कि कई बच्चे बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बट उनके पास उचित सामग्री नहीं होती है, और जिनके पास उचित सामग्री होती है वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे वातावरण के घटक हैं जो बच्चे के सीखने पर प्रभावित करते हैं। उसी तरह से आता है अनुदेशन से संबंधित कारक। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चे को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, वो एक डिपेंड करता है अध्यापक पे।
पहले आता है अधिगम विधि, कि किस विधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या किस विधि के माध्यम से बच्चे को अधिगम करवाया जा रहा है। ये अधिगम विधि उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है कि किस अधिगम विधि के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। फिर आता है अभ्यास, कितना अभ्यास करवाया जाता है। कई बार होता है क्लास में एक बार पढ़ाने के बाद में उसको रिकॉल नहीं करवाया जाता है, और हम देखते हैं जब भी रिकॉल नहीं करवाया जाता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहकर वो आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर हम अभ्यास करवाएंगे तभी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और वो परमानेंट वहाँ रह सकती है। फिर आता है परिणाम का ज्ञान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिणाम का ज्ञान, जब भी बच्चे को अगर कोई लर्निंग कराई जाए तो लर्निंग कराने से पहले अगर उनको ये बताया जाए कि ये अगर आप पढ़ लोगे, ये आप सीख लोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर ये हम बच्चे को पहले ही बता दें तो उसकी सीखने के लिए वो प्रभावित भी होगा, मोटिवेट भी होगा, और उसको पता रहेगा कि अगर मैं ये सीख लूँगा तो मेरे लिए कितनी आसानी रहेगी या मेरे लिए कितनी उपलब्धि रहेगी। तो इसलिए हर बच्चे को पढ़ाने से पहले उसको उस चीज़ को सीखने से पहले उसको परिणाम का ज्ञान करा देना चाहिए, और दोनों ही कराना चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर वो सीख लेता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर वो नहीं सीखता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर आता है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। कई बार ये देखा गया है कि जब एक टीचर एक मेथड को यूज़ करता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जब जोड़ के पढ़ाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है समझना और अपने कंसेप्ट क्लियर करना। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि नए ज्ञान को हमेशा पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर बताना चाहिए। तो ये तो थे आपके अनुदेशन से संबंधित कारक। थैंक यू।